So hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and in this video we're going to discuss about platelets disorders. So see students, platelet जो defect है ना ये दो types के हो सकते हैं. One is because of the quality of the platelet and second is because of the quantity of platelet. So first one is the quality defect and other one is the quantitative defect. ओके सी हमने बोला था ये हमारा क्या है, दिस इज अ प्लेटलेट. ओके दिस इज अ प्लेटलेट और प्लेटलेट के पास क्या था, प्लेटलेट के पास दो रिसेप्टर थे, वन फॉर द बाइंडिंग विद अदर प्लेटलेट एंड अदर रिसेप्टर जो था दैट इज फॉर बाइंडिंग विद द वॉन विलिब्रेन फैक्टर. इसको हमने नाम दिया था GP1B9 रिसेप्टर और ये जो प्लेटलेट आपस में बाइंड कर रहे हैं विद द रिसेप्टर और उस रिसेप्टर को हमने नाम दिया था GP2B3A रिसेप्टर. गॉट इट. सो ये हमारे दो रिसेप्टर थे जो कि प्लेटलेट पे प्रेजेंट थे. नाउ और क्या था प्लेटलेट के अंदर, हमने बोला था दो ग्रैन्यूल्स थे. ये जो ब्लैक डॉट्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ दीज आर नथिंग बट द ग्रैन्यूल्स इनसाइड द प्लेटलेट. अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो ब्लैक में ड्रॉ कर रही हूँ दीज आर व्हाट, दीज आर द ग्रैन्यूल्स एंड ये ग्रैन्यूल्स दो टाइप के थे, अल्फा एंड द डेल्टा ग्रैन्यूल्स. These are alpha and delta granules. अल्फा में हमने पढ़ा क्या क्या प्रेजेंट है, डेल्टा में हमने पढ़ा क्या क्या प्रेजेंट है. नाउ सी क्वालिटी का मतलब क्या कि कैसा प्लेटलेट है. अब सी क्वालिटी में क्या, क्वालिटेटिव इफेक्ट्स में या तो हो सकता है ये जो प्लेटलेट है उसके ये जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे ना हो या वो कम हो जाए, GP2B3A रिसेप्टर का डिफेक्ट हो सकता है या हो सकता है GP1B9 रिसेप्टर का डिफेक्ट या हो सकता है जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कम हो जाए या फिर ग्रैन्यूल्स के रिलेटेड कुछ. सो क्वालिटेटिव डिफेक्ट में ये चीज़ें आती. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब प्लेटलेट का अमाउंट या उनकी नंबर. सो नॉर्मल प्लेटलेट का नंबर कितना होता है, नॉर्मली इट इज फ्रॉम 1.5 to 4.5 lakhs per mm³. अब अगर इन प्लेटलेट का नंबर लेस देन 1.5 है तो वी कॉल्ड इट एज द क्वांटिटेटिव इफेक्ट. और प्लेटलेट कम हो गए को क्या बोलोगे आप, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इफ लेस देन 1.5 lakh platelets are present we called it as a thrombocytopenia. Okay, so you got it. What are the two different kind of platelet defects? Now we're going to discuss about one syndrome, that is the Bernard-Soulier syndrome. It is Bernard-Soulier syndrome. Now what is this Bernard-Soulier syndrome? This is, first you have to know whether it is qualitative effect or quantitative effect. Bernard-Soulier is a qualitative defect. This is the qualitative defect. यहाँ पे मेनली क्या होगा, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ GP1B9 receptors. Okay, and this syndrome is generally autosomal recessive or dominant. This is autosomal recessive. Okay,
यहाँ पे मेनली क्या होगा, इफ GP1B 9 रिसेप्टर्स आर नॉट देयर, सो व्हाट इज गोना हैपन, जो हमारा प्लेटलेट है नाउ इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद वोन विलिब्रेंट फैक्टर. So mainly it is a kind of adhesion defect because you know von Willebrand factor क्या कर रहा था, adhesion में help कर रहा था. Now this is what you gonna see, deficient adhesion. Deficient adhesion is there. Got it? Now for the diagnosis of this Bernard-Solier syndrome, what we gonna do? For the diagnosis, now first we check the platelet count. What do you think? What kind of defect it is? Quanti or qualitative? Obviously it is a qualitative. So platelet count will be normal in this case. Now bleeding time को क्या होगा? Is it gonna increase or decrease? See, हमने क्या कहा, ये क्वालिटेटिव इफेक्ट है. क्वालिटेटिव इफेक्ट है तो मीन्स प्लेटलेट अच्छे से बाइंड नहीं कर रहा. किसके साथ? वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ. अगर अब प्लेटलेट बाइंड नहीं करेगा वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ तो ब्लीडिंग रुकेगी? ऑब्वियसली नॉट. सो यू गोना सी कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, इट विल बी इंक्रीज्ड इन दिस केस. एंड व्हाट अबाउट APTT and PTT? What is gonna happen here? अब अगर हम बात करें APTT की, तो सम ऑफ यू विल थिंक कि मैम वोन विलिब्रेंट फैक्टर की वजह से है. नो, इट इज़ नॉट मेनली वोन विलिब्रेंट फैक्टर्स डिजीज. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स दैट गोना बाइंड टू वोन विलिब्रेंट फैक्टर एंड द ब्लीडिंग इज गोना स्टॉप. अब क्या हुआ, वो रिसेप्टर ही अच्छे नहीं. वोन विलिब्रेंट फैक्टर की क्वालिटी क्वांटिटी सब अच्छा है. सो व्हाट विल बी दिस APTT, इंक्रीज और डिक्रीज? दिस इज नॉर्मल, क्योंकि वोन विलिब्रेंट फैक्टर बिल्कुल ठीक है बट रिसेप्टर्स नहीं अच्छे से प्लेटलेट के बाइंड कर पा रहे. सो उसकी वजह से क्या डिजीज़ है. तो यहाँ पे APTT एज वेल एज PTT बोथ विल बी नॉर्मल. सो कोगुलेशन का कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें. दिस इज क्लियर. नाउ द सेकेंड सिंड्रोम हियर इज द Glanzmann thrombasthenia. Glanzmann, it is thrombasthenia. Now, यहाँ पे क्या हो रहा है? Is it quantitative or qualitative? First ये क्वेश्चन है. It is also qualitative defect. Qualitative defect. अब क्वालिटेटिव है तो कुछ रिसेप्टर में कमी होगी या ग्रैन्यूल्स में. तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर में कमी है? सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विच रिसेप्टर? नाउ GP2B3A रिसेप्टर्स आर डेफिशिएंट. और ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? प्लेटलेट को बाइंड करने में हेल्प कर रहे थे. अभी ये रिसेप्टर नहीं है तो प्लेटलेट आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे. बाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्लॉट नहीं बन पाएगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. ओके, नाउ इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने पढ़ा बर्नार्ड सोलियर में दिस इज व्हाट? दिस इज अ डेफिशिएंट एडहेजन. ये क्या है? दिस इज डेफिशिएंट एग्रीगेशन. प्लेटलेट आपस में अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन वोंट टेक प्लेस हियर. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डेफिशिएंट एग्रीगेशन. ओके, सी अ प्लेटलेट एग्रीगेशन डेफिशिएंट है तो व्हाट यू गोना डू फॉर द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है? पहले हम प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे. नाउ सी,
ये कौन सा डिसऑर्डर है? इज इट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? ऑब्वियसली इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो प्लेटलेट काउंट को क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? ऑब्वियसली इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा? प्लेटलेट काउंट यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। नाउ सी व्हाट विल हैपन टू द ब्लीडिंग टाइम। सो सी, अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में डिफेक्ट है तो क्या ब्लीडिंग रुकेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे ब्लीडिंग बढ़ना चाहिए, ब्लीडिंग टाइम कम होना चाहिए कि नॉर्मल रहेगा? इट विल बी इंक्रीज्ड, बिकॉज प्लेटलेट्स जो हैं आपस में एग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो एग्रीगेट नहीं कर पाएंगे तो ब्लीडिंग होगा। ठीक है। थर्ड इज APTT एंड PTT। अब ये है रिसेप्टर का डिफेक्ट। इसका कोई लेना देना नहीं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से। तो अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं तो APTT को क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बी नॉर्मल। एंड इफ वी टॉक अबाउट PTT, इसके साथ भी इसका कोई लेना देना नहीं, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। सो इन दिस केस यू वांना सी सेम, हमारे पास जो ब्लड रिपोर्ट है सेम होगी एज वी हैव टॉक्ड इन द बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ओके, तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सी, यहाँ पे भी ये APTT PTT सब नॉर्मल था, यहाँ पे भी सब नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट वहाँ पे भी नॉर्मल था, यहाँ पे भी नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम वहाँ पे भी ज़्यादा था, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो हाउ यू गोना डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू सिंड्रोम? So to differentiate between these two syndrome, you have to do the platelet function study. Now, to differentiate between Bernard-Soulier syndrome and Gleansman's thrombocythemia, you gonna do platelet function study. ओके, और इसकी वजह से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू सिंड्रोम। ओके, क्योंकि लैब्स तो सेम है। सेकेंड जो डिसऑर्डर हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज द स्टोरेज पूल डिफेक्ट। स्टोरेज पूल डिफेक्ट। स्टोरेज पूल डिफेक्ट मेनली ग्रैन्यूल्स के लिए, हम प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सी, हमने बोला था प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वन इज द अल्फा ग्रैन्यूल एंड अदर वन इज द डेल्टा ग्रैन्यूल्स। अब हो सकता है कि अल्फा ग्रैन्यूल का नंबर कम हो जाए तो अलग डिजीज़ होगी, अगर डेल्टा ग्रैन्यूल्स का नंबर कम हो जाए तो अलग डिजीज़ होगी। सो नाउ सी, if alpha granules are deficient, then we call that syndrome as a gray baby syndrome. Gray baby syndrome. Gray baby syndrome में क्या हो रहा है? अल्फा ग्रैन्यूल्स का नंबर कम हो रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अल्फा ग्रैन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा। दैट इज फिब्रिनोजन इज देयर, factor 5 and factor 8 is there, and what else is there? That is transforming growth factor beta is there. Now, अब डेल्टा ग्रैन्यूल्स में पहले क्या क्या होगा? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, then calcium is there. So these are the things that are present in the delta granule. अब अगर डेल्टा ग्रैन्यूल्स कम हो जाए तो दिस विल कॉज अ सिंड्रोम और अ डिजीज कॉल्ड एज डेंस ग्रैन्यूल डिजीज। डेंस ग्रैन्यूल डिजीज होगा। ओके, नाउ यू केम टू नो कि क्या क्या हुआ। अल्फा ग्रैन्यूल्स कम हुए तो ग्रे बेबी सिंड्रोम,
अगर डेल्टा कम हुए तो वी कॉल्ड इट एज अ डेंस ग्रैन्यूल्स डिजीज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा. नेक्स्ट टॉपिक इज immune thrombocytopenic purpura. ओके, सी इम्यून मतलब यहाँ पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है कि प्लेटलेट जो है वो कम हो गया. ठीक है, प्लेटलेट मतलब मेगा कैरियोसाइट का नंबर कम हो गया. Now, what is the cause of this syndrome? Generally, ये जो syndrome है, this is idiopathic. This is idiopathic. And here you gonna see antibodies बन जाएंगी platelets के against, जिसकी वजह से क्या होगा, platelet का नंबर कम हो जाएगा and you gonna see the superficial bleeds will be there. So, what is gonna happen here? Antibodies की वजह से there is decrease in platelet number and this decrease will lead to what? That is superficial bleed. और superficial bleeds को हम क्या बोलते हैं? पुरपुरा. So, got it? यहाँ पे क्या हुआ? Now, see. यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनी है प्लेटलेट के अगेंस्ट, ये किसको टारगेट करेंगी प्लेटलेट में? सो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट, फर्स्ट दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ द रिसेप्टर ऑफ प्लेटलेट. कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? फर्स्ट इज GP1B9 receptor and second is GP2B3A receptor. Okay, now see, ये जो immune thrombocytopenic purpura है ना, first they can ask you a question कि ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है. तो मे बी आपको याद हो कि हमने जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डिस्कस की थी तो हमने टाइप 2 में इसको मेंशन किया था. ओके, बिकॉज इट इज़ अ एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो अब ये जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है ना, दिस इज टू टाइप्स. वन इज एक्यूट एंड अदर वन इज द chronic. Acute and chronic is there. Acute क्या है? Acute generally it is sudden and chronic prolonged condition. Acute जो है generally बच्चों में मिलता है आपको, और अगर chronic की बात करें it is present in adults. यहाँ पे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी? Here IgM is there and यहाँ पे IgG. देखो जब भी कोई एक्यूट कंडीशन होगी तो IgM आती है सबसे पहले. क्रॉनिक कंडीशन में ऑलवेज IgG is there. Just remember this rule. Now, what are the examples of acute immune thrombocytopenic purpura? This is viral infection. क्रॉनिक की एग्जाम्पल क्या है? Either it can be idiopathic. Idiopathic हो सकती है. अदर कॉज क्या हो सकते हैं इसके? SLE हो सकती है, that is systemic lupus erythematosus. HIV can cause this and other is CLL. So these are the things that can cause chronic immune thrombocytopenic purpura and acute is caused by mainly because of the viral infection. Now, what are the clinical features you're gonna see here? Clinical features में I have told you there is a superficial bleed. So, petechia, purpura, gum bleeds will be there. So, petechia,
purpura and gum bleeds. ओके एंड यहाँ पे जो स्प्लीन होगी ना वो नॉर्मल साइज की होगी. स्प्लीन इज व्हाट? नॉर्मल साइज. क्यों नॉर्मल साइज होगी? बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ एक्स्ट्रा वैस्कुलर डिस्ट्रक्शन. नाउ यहाँ पे जो स्प्लीन है वो कैसी होगी? नॉर्मल साइज होगा स्प्लीन का. नाउ फॉर द डायग्नोसिस व्हाट यू गोना डू? फर्स्ट सेम प्लेटलेट काउंट देखेंगे. प्लेटलेट काउंट को क्या होगा यहाँ पे? इट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेंशन है ना उसके नाम में, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा बिकॉज एंटीबॉडीज प्लेटलेट काउंट कम कर रही हैं. सो इट विल बी डिक्रीज्ड. नाउ व्हाट हैपन टू द ब्लीडिंग टाइम? प्लेटलेट कम हुआ तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट APTT एंड PTT? APTT क्या होगा? ऑब्वियसली इसका कोई लेना देना नहीं है क्लॉटिंग से, सो दे विल बी नॉर्मल. सो इन दिस वे यू कैन डायग्नोस. बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यू गोना डू द कूम्स टेस्ट. कूम टेस्ट क्या होता है? इट इज़ फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज. और यहाँ पे क्या है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा में एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व, सो दिस विल बी positive. Comb test will be positive here. Now we're gonna discuss thrombotic thrombocytopenic purpura. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Now see what is the pathology here. यहाँ पे थ्रोम्बस ज़्यादा बन रहे हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट का लेवल कम हो रहा है. दैट्स द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बाई फॉर्मेशन क्या हो रहा है? जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो रहे हैं एंड दिस विल कॉज bleeding. Got it? Now see, अब यहाँ पे you wanna see one gene mutation. Here there is ADAM gene involvement. अब क्या हो सकता है ADAM gene को? Either तो ADAM gene की mutation है, either ये ADAM gene mutate कर गया है. दूसरा क्या होगा? Either ये ADAM gene defective है. ओके अगर ये एडम जीन डिफेक्टिव है मीन्स इसका क्या मतलब है? जीन जो है ना वो नॉर्मल है, नॉर्मल जीन है, बट वो काम नहीं कर रहा, बट इट इज डिसफंक्शनल. इट इज डिसफंक्शनल. गॉट इट? एंड याद रखना है आपने जो एडम जीन होता है ना, एडम जीन it is inversely proportional to the von Willebrand factor. They have inverse relation with each other. So what are the clinical feature you gonna see here? यहाँ पे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा MAHA. What is this MAHA? This is microangiopathic hemolytic anemia. Second, you wanna see here kidney dysfunction is present. Kidney dysfunction. देखो बिकॉज ज़्यादा थ्रोम्बाइज बनी है तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये किडनी में जाके किडनी को डिस्ट्रॉय कर दे. थ्रोम्बस ऑब्वियसली ऑक्लूजन हो जाएगा तो किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी ना, इश्कीमिया हो जाएगा वहाँ पे. नाउ व्हाट आर द हाउ यू गोना डायग्नोस दिस कंडीशन? फॉर डायग्नोसिस फर्स्ट वी विल चेक द प्लेटलेट काउंट. सो थ्रोम्बस अगर ज़्यादा बन रहा है तो प्लेटलेट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएंगे प्लेटलेट काउंट. सेकेंड, ब्लीडिंग टाइम. प्लेटलेट कम हो रहा है तो ब्लीडिंग क्या बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम. नाउ व्हाट अबाउट PT एंड APTT? They will be normal because they have no connection with what? With the coagulation pathway. And if we talk about the treatment of this condition, for treatment
what you gonna do? You gonna do the plasmapheresis. Okay. Now we will discuss other condition, that is a hemolytic uremic syndrome. Hemolytic uremic syndrome. Okay, hemolytic uremic syndrome. This is of two types. One is the typical and other is the atypical one. Okay, so typical, generally it is caused by two things. First is by E. coli. First it is caused by E. coli. Second it is caused by Shigella. और E. coli की कौन सी स्ट्रेन मेनली ये कॉज करेगी? दैट इज 0157H7 स्ट्रेन ऑफ E. coli. अब क्या होगा? ये दोनों what they gonna do, they will release a toxin. और ये जो टॉक्सिन है ना, ये क्या करेगा? ये वेसल को इंजरी करेगा. दिस विल कॉज इंजरी टू वेसल. अब जब वेसल में इंजरी होगी तो क्या होगा? Obviously प्लेटलेट वगैरह आएंगे, they will form thrombus. So thrombus formation is the end result. Thrombus formation होगी यहाँ पे. Okay. Now atypical one जो है ना, it is mainly caused by some drugs or it is mainly maybe autoimmune problem is there. So atypical one क्यों हुआ? Drugs की वजह से या मे बी ड्यू टू ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से अगेन यू गोना सी व्हाट? अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन विल बी हियर. ओके, नाउ यहाँ पे ना आपको एक ट्रायड याद रखना है. हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का एक ट्रायड है. व्हाट इज दैट ट्रायड? फर्स्ट इज डिक्रीज प्लेटलेट काउंट बिकॉज of thrombus. Second is MAHA, and third triad is the renal dysfunction. So this is the triad that you gonna see in case of HUS. अब आप बोल सकते हो कि what is the difference between this HUS and this thrombocytopenic purpura? वहाँ पे भी thrombus बन रहा था, यहाँ पे भी thrombus बन रहा है, but that is mainly due to the defect of ADAM gene. एंड यहाँ पे क्या, वो जेनेटिक की वजह से है, ये ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और कुछ ड्रग्स की वजह से है. ठीक है, तो इनकी जो पैथोजेनेसिस है ना, वो अलग है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. सो हाउ यू गोना डायग्नोस दिस hemolytic uremic syndrome? First there will be the history of diarrhea. ठीक है, डायरिया की हिस्ट्री होगी. सेकंड एनीमिया. थर्ड क्या है? रीनल डिसफंक्शन. रीनल डिसफंक्शन होगा. फोर्थ पुरपुरा विल बी देयर. एंड फिफ्थ इज व्हाट? फिफ्थ इज प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाएगा. सो इफ ये चीज़ें प्रेजेंट है ना पेशेंट में, तो यू कैन मेक द डायग्नोस इजीली. नाउ सी, विल डू द ब्लीडिंग टाइम. ब्लीडिंग टाइम जब आप चेक करोगे तो क्या होगा? प्लेटलेट काउंट क्या हो रहा है? प्लेटलेट काउंट यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, तो ब्लीडिंग काउंट टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा. अगर आप पीटीटी को देखो या एपीटीटी को देखो, तो ये दोनों क्या रहेंगे? दे विल बी नॉर्मल. सो नाउ व्हाट इज, हाउ यू गोना ट्रीट दिस कंडीशन? बाय हीमोडायलिसिस. क्योंकि किडनी डिसफंक्शन है ना, तो किडनी डिसफंक्शन की वजह से
आगे दिक्कत आ सकती है, तो दैट्स वाई वी गोना डू हीमोडायलिसिस हियर. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट कोएगुलेशन डिफेक्ट्स. कोएगुलेशन डिफेक्ट. तो कोएगुलेशन डिफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलियास के बारे में. हीमोफीलिया. जनरली हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है. यू नो, देयर इज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी. Now what are the features of these hemophilia features? In the case of hemophilia A, the inheritance is X-linked recessive, B is also X-linked recessive, and C is autosomal recessive inheritance. Second is which factor is deficient. In case of hemophilia A, factor 8 is deficient. That's why you remember factor 8 को हमने हीमोफीलिया एंटी हीमोफिलिक बोला था. तो अगर फैक्टर 8 नहीं है तो हीमोफीलिया होगा. अब if factor 9 is deficient, we called it as a hemophilia B. और अगर factor 11 absent है तो we called it as hemophilia C. Now what is the ratio of male to female here? In case of hemophilia A, generally males are more involved than females. In case of hemophilia B, same, male ज़्यादा affected है female से, but C के केस में male and females are equally affected. Now what about the bleeding time? ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा? इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए जो ब्लीडिंग टाइम है वो नॉर्मल रहेगा. इन केस ऑफ हीमोफीलिया बी ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहेगा और सी में भी नॉर्मल रहेगा. ओके. इफ वी टॉक अबाउट प्लेटलेट काउंट, तो ऑब्वियसली इसमें प्लेटलेट का कोई लेना देना नहीं है. मेनली इट इज़ अ कोआगुलेशन पाथवे डिफेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, नॉर्मल एंड नॉर्मल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट APTT, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ APTT और PTT का अगर चेक करें, सो APTT जो है इन केस ऑफ हीमोफीलिया 8, इसको क्या होगा? हीमोफीलिया ए के केस में APTT इज लिंक्ड विद विच पाथवे? विद द इंट्रिंसिक पाथवे. तो अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो APTT विल बी गोइंग टू इंक्रीज. एंड ऑल्सो फैक्टर 8, 9, 11 दीज ऑल आर व्हाट? दे आर इन्वॉल्व इन विच पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे. सो सेम वे में ये APTT सब में बढ़ेगा. ओके. बट अगर हम बात करेंगे PTT की ऑब्वियसली PTT में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्टर 3, 7, 4, 10, 5, 2, 1, 13. कोई भी इसमें डेफिशिएंट है? नहीं. सो PTT विल बी नॉर्मल इन ईच केस. ओके. Now how you gonna investigate this condition? Now what is the investigation of choice? See, in case of hemophilia A, here you gonna do factor 8 assay. In case of hemophilia B, you gonna do factor 9th assay. In case of hemophilia C, which clotting factor is absent? Factor 11. So you gonna do factor 11 assay. Okay. Now we'll discuss about the treatment. ट्रीटमेंट के लिए सी, अगर हम हीमोफीलिया ए की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू गिव द क्रायोप्रेसिपिटेट्स एंड डेस्मोप्रेसिन. Desmopressin and cryoprecipitate. Okay, and
हीमोफीलिया बी के केस में हाउ यू गोना ट्रीट, you can give fresh frozen plasma. Okay, so this is how you wanna treat the different hemophilias and their particular features. Now we will discuss about the most important topic, that is DIC, disseminated intravascular coagulation. This DIC, it is also called as consumptive coagulopathy. This is called as consumptive coagulopathy. Okay, thank you students for watching this video.